So in today's lecture, we're gonna studying about the topic that is the friction. Okay, so in nowadays we are somewhat closer to our, the ending of the chapter dynamics, and till here you know that the syllabus is concerned for the midterm or the mid examination, and your paper has already been prepared. सो अगर मैं आपसे कुछ कहूँ कि आपके लिए अगर मैं कुछ मिड टर्म के अच्छे मार्क्स की लिए कुछ यहाँ पर ट्रिक्स हाईलाइट कर दूँ या आपको मैं कुछ टिप्स बता दूँ कि हाउ यू कैन एस योर मिड टर्म एग्जामिनेशन जो मैंने पेपर बनाया है, तो देखो, चाहे वो मेरा पेपर हो चाहे वो एक ही का पेपर हो, मैंने कोई अलग निराला पेपर नहीं बनाया। मैंने एज़ लाइक मैंने एक यू का पेपर पूरा मैंने बनाया है। तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको कुछ टिप्स बताऊं कि आपके मिड टर्म के लिए और आपके फाइनल पेपर के लिए जो हमने 3 चैप्टर्स अभी तक पढ़े हैं और जो हम एंडिंग्स पढ़ रहे हैं, देखो, बुक की एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को, हर एक जो साइंस टिडबिट्स होती हैं, साइंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बॉक्स के अंदर हाईलाइट कर देता हूँ। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर पढ़नी है साइड्स में जो बॉक्स के अंदर है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर ये फालतू की चीज़ें पढ़ाने के लिए नहीं है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ के पीछे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे जो टीचर देता है बच्चे को, टीचर बच्चे को एक यूज़फुल कॉन्सेप्ट देता है, एक इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी डिटेल्स नहीं पढ़ाता टीचर कभी भी। डिटेल्स हमेशा स्टूडेंट खुद, अब जैसे कि मैथ्स का कोई क्वेश्चन है तो टीचर उसके फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग और उस फार्मूला की इम्प्लीमेंटेशन बताता है, मगर टीचर ये नहीं बताता। टीचर का काम मैथ्स का जो होता है वो सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करा के आपको पूरी एक्सरसाइज होमवर्क में क्यों देता है, क्योंकि उसकी डिटेल में टीचर नहीं जाता। टीचर उस बेसिक एक्सरसाइज के जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, जिसके कॉन्सेप्ट के बगैर आप वो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते, वो समझाता है। तो इसी तरह अगर आपको अपने फिजिक्स के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ या केमिस्ट्री जो पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको अपना पेपर को एस करना है तो उसकी डिटेल्स मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं उस एस करने की डिटेल्स को, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो पढ़ाऊँगा। हाँ, न्यूमेरिकल्स मैं बिल्कुल सॉल्व कराता हूँ, और न्यूमेरिकल्स में शायद मैंने आपको इतने सॉल्व कराएँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। और अब तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप न्यूमेरिकल्स को खुद सॉल्व करो। बुक के अंदर मैं एग्जाम्पल्स जब आपको लेक्चर देता हूँ तो मैं हाईलाइट करता हूँ कि यार वो एग्जाम्पल्स को खुद सॉल्व करो। दैट इज़ नॉट माई वर्क। मैं आपको सिर्फ बताता हूँ लेक्चर में कि यार एग्जाम्पल नंबर 3.7 का न्यूमेरिकल करके आ जाओ। आप अपने साथ नुकसान करेंगे अगर वो न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? मैंने मिड टर्म का पेपर तो बना दिया है, मुझे पता है उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने डाली हैं, और जो चीज़ें डाली हैं उसके मुताबिक मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर पढ़ीजिए। डू यू नो क्वेश्चंस को ज़रूर बॉक्स के अंदर जो बुक के अंदर है ज़रूर पढ़ें। और इसी के साथ साथ जो आपके साइंस टिडबिट्स होती हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। और जो आपकी इमेजेस जो होती हैं और इमेजेस के नीचे जो डिटेल्स होती हैं, जैसे कि एक साइकिलर है, वो साइकिलिंग कर रहा है, तो वो उसके नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको ज़रूर पढ़ना है। तो ये चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी है। नाउ दिस इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट दिस ऑल थिंग्स। ये घर में बैठ के आपका काम है कि आप इन सब चीज़ों को रीड करें, ठीक है ना। सो ये मैंने आपको मिड टर्म के लिए कुछ टॉपिक्स मतलब हाईलाइट कर दिए कि आपके लिए कहाँ से यूज़फुल हो सकता है। सो दिस इज़ अब जैसे मैं फ्रिक्शन पढ़ा रहा हूँ, तो फ्रिक्शन का मैं पूरा जो बुक में आपकी 3 पेजेस की या पता नहीं 4-5 पेजेस की, आई थिंक मैंने देखा नहीं है, पूरी एक समरी दी हुई है, फ्रिक्शन की डिटेल दी हुई है, वो तो नहीं पढ़ाऊँगा ना। मैं फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ाऊँगा, फ्रिक्शन के मैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराऊँगा, फ्रिक्शन की मैं डेरिवेशंस करवाऊँगा, फ्रिक्शन का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दूँगा जिसकी मदद से आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ताकि आपके लिए यूज़फुल रहे। डिटेल्स में तो आप खुद जाओगे ना। रबड़ को अगर आप इरेज़ करते हो तो रबड़ को इरेज़ करने से क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन पैदा होती है, नहीं होती, तो वो तो मैं नहीं बताऊँगा, वो आप बुक में रीड करोगी। वो आप बुक में रीड करोगी वो लाइन कि कहाँ है रबड़ वाली लाइन, रबड़ से क्या होता है। हाँ, आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछो, यू कैन आस्क मी, बट ये जो टिप्स हैं ये टीचर आपको से बता सकता है कि यार आपको इस तरह करना है। अदरवाइज़ मैं अगर आपको पूरे टॉपिक्स लेकर बैठने चलूँ ना पढ़ाएं तो आपका सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज़ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मेन डेफिनेशन क्या है? सो लेट्स स्टडी अबाउट इट। द फोर्स, अब गौर से सुनना, ऐसी फोर्स दैट अपोजेस, जो कि अपोज करे, द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स का इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब ये बात मेरी कुछ समझ नहीं आई कि यार मतलब अपोज कर रही है
भाई देखो, फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ में पढ़ा कि एक फोर्स है वो ये इस तरफ जा रही है, ठीक है, अगली फोर्स जो है बिल्कुल इसके अपोजिट जा रही है, तो इसमें से फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होगी? ऑब्वियसली द सेकंड वन, बिकॉज इट इज़ अपोजिंग द ये अपोज कर रही है दूसरी फोर्स को। सो ऐसी फोर्स जो कि अपोज करे द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब यहाँ पर मूविंग ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है और उसको एक बंदा जो है, लेट सपोज दिस वन, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और उसको इसकी तरफ डायरेक्शन में मूव करा रहा है। मगर अब एक ऐसी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट के इस तरफ मोशन को, यानी कि राइट साइड वाले मोशन को अपोज करके उसको लेफ़्ट साइड पर ले जाए या फिर उसको स्टॉप कर दे। सो दैट फोर्स, कोई फ्रिक्शन कोई आसमानी किताब नहीं है, फ्रिक्शन इज़ द फोर्स, बट वो फोर्स जो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को अपोज करे, दैट इज़ नोन एज द फ्रिक्शन। ओके, सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। अब बुक में जो आपकी चीज़ें लिखी हैं, कारपेट की एग्जाम्पल है, इरेजर की एग्जाम्पल है, वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा बैठ के, वो आप खुद रीड करोगे, वो क्यों है, कारपेट में ऐसा क्या होता है, फ्रिक्शनल में, वो सब चीज़ें आप खुद पढ़ोगे, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ लेकर आया हूँ, दैट इज़ द वेरी मेन कॉन्सेप्ट जो आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। ये आप खुद नहीं पढ़ सकते आई गेस, तो मैं इसको समझाऊँगा, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यू कैन सी दैट ये जो मेरे पास फिगर है 3.17 कि इसमें वुडन ब्लॉक्स हैं विद देयर पॉलिश सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, इनके जो आपस के पॉलिश सरफेसेस हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है। अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ टू स्मूथ सरफेसेस जो मैंने आपको दिखाया है, दिस इज़ कॉल्ड द मैग्नीफाइड व्यू, कि इन दोनों जो सरफेसेस हैं, जैसे कि एक ये दरार है और एक ये नीचे वाली दरार है इस तरह, तो इनका एक मैग्नीफाइड व्यू मैंने दिखाया है आपको। ओके, ये आपस में कॉन्टैक्ट्स हैं वुडन ब्लॉक्स। द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बिटवीन द टू सरफेसेस एक चीज़ फॉर्म कर रही है। ये जो मैंने आपको कॉन्टैक्ट पॉइंट दिखाया है ना, कि एक ऊपर वाले ब्लॉक का कॉन्टैक्ट पॉइंट और एक नीचे वाले ब्लॉक का कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये एक चीज़ फॉर्म कर रही है, दैट इज़ नोन एज अ कोल्ड वेल्ड्स। क्या? कोल्ड वेल्ड्स। कॉन्टैक्ट में जो आपस में है इनको हम कह रहे हैं कोल्ड वेल्ड्स। कोल्ड वेल्ड्स जो होते हैं, हमेशा याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है, रेजिस्ट द सर्फेसेस फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। कोल्ड वेल्ड्स क्या करते हैं, वुड के अंदर आपस के जो स्लाइडिंग होती है ना, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ को किसी के अंदर स्लाइड करवाता हूँ तो उसको रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट मीन्स टू अपोज, ठीक है। क्योंकि कोल्ड वेल्स जो आपस में कॉन्टैक्ट पॉलिश सरफेसेज हैं वुड के अंदर, ये आपस में रेजिस्ट करते हैं, दूसरे को स्लाइड नहीं करवाने देते। ओके, एडिंग वेट ओवर द अपर ब्लॉक इंक्रीजेस। अगर मैं इस अपर ब्लॉक के ऊपर एक वेट डालूँ तो वो क्या करेगा, वो फोर्स इंक्रीज़ करेगा, और वो जो फोर्स इंक्रीज़ करेगा वो नीचे वाले ब्लॉक पर एक प्रेसिंग इफेक्ट लाएगा, प्रेस करेगा। जब वो प्रेस करेगा तो सरफेसेस आपस में टुगेदर एक साथ प्रेस होंगे, बिल्कुल होंगे। तो जब वो प्रेस होंगे तो वो ये बताओ रेजिस्टेंस जो है, यानी कि उसकी अपोजिशन जो है, वो उसको इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा। ऑब्वियस है, जब कोल्ड वेल्स के दौरान हम एक और ब्लॉक ला कर रखते हैं और वो उनको आपस में कोल्ड वेल्स को इस तरह प्रेस करे कि वो फोर्स अपोज कर रही हो, तो ऑब्वियस है रेजिस्टेंस जो है बिटवीन द कोल्ड वेल्स कैसी होगी, इंक्रीज़ होगी, यानी कि अपोजिशन इंक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब मैं कंक्लूड कर सकता हूँ दैट ग्रेटर द प्रेसिंग फोर्स, जितना मैं प्रेसिंग फोर्स को ग्रेटर करूँगा, ओके, द ग्रेटर फ्रिक्शन बिटवीन द स्लाइडिंग सर्फेसेस। तो फ्रिक्शन कैसी होगी, स्लाइडिंग सर्फेस के दौरान ज़्यादा होगी, यानी कि अपोजिशन ज़्यादा होगी। यानी कि जितना अगर मैं कोल्ड वेल्स के दौरान, ये सारी सिर्फ मैं कोल्ड वेल्स के लिए पर्टिकुलर बता रहा हूँ, हम इसको दूसरी चीज़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इस वक्त मैं पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ कि जितना प्रेसिंग फोर्स होगी उतनी ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो ये हम और चीज़ों में भी इसको एग्जाम्पल में कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट आई वॉन्ट टू हाईलाइट ओवर हेयर, सो लेट्स स्टार्ट इट। फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। ऐसी फोर्स जो कि बॉडी को रेस्ट से हटा दे, दैट इज नोन एज अप्लाइड फोर्स। हम पढ़ चुके हैं, तो फ्रिक्शन उसके इक्वल होती है। इट इंक्रीजेज विद द अप्लाइड फोर्स, यानी कि अप्लाइड फोर्स बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि फ्रिक्शन जो है एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज कर जा सकती है, उसके आगे ये लिमिट में नहीं कर सकती। इट डज़ नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस, यानी कि एक मैक्सिमम लिमिट के बाद वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती, एंड इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। जब तक अप्लाइड फोर्स इंक्रीज़ हो रही, जब तक फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगी, जैसे ही अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगी, फ्रिक्शन भी उतनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगी। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन
अब जो मैंने बताया था मैक्सिमम वैल्यू जो उसकी लिमिट होती है फ्रिक्शन की, दैट इज़ नोन एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उसको हम कहते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है उसकी बियॉन्ड नहीं जा सकती, उसको हम कहते हैं फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसको हम एफ एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग फोर्स। अब ये जो एफ एस है, फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये किस पर डिपेंड करती है? नॉर्मल रिएक्शन पर। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब प्रेसिंग फोर्स, जो अभी हमने ब्लॉक्स के अंदर पढ़ा, प्रेसिंग फोर्स के ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है, बिटवीन द टू सरफेसेज जो आपस में कांटेक्ट में होते हैं। अब ये रिलेशंस याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फोर्स एफ एस एंड द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को मैं यहाँ पर किस चीज़ से डिनोट करता हूँ? मैं इसको फिजिक्स में डिनोट करता हूँ आर से। तो मैं नॉर्मल रिएक्शन या प्रेसिंग फोर्स को आर कहता हूँ। तो इनका जो रेशियो है नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का, यानी कि एफ एस यानी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है इसका, और नॉर्मल रिएक्शन का, इज़ कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है, यानी कि वेरिएबल और चेंजिंग नहीं है, ठीक है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो कांस्टेंट रिलेशन है इन दोनों के दरमियान, लिमिटिंग फोर्स के दरमियान और नॉर्मल या प्रेसिंग फोर्स के दरमियान, ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को मैं कहता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है ये। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो सिंबल है दैट इज़ म्यू। इसको हम कहते हैं, यू को यू बनाओ और एक इस तरह सा एक सर्कुलर लाइन बना दो, दैट इज़ नोन एज अ म्यू। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और म्यू इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फोर्स ओवर द रिएक्शन प्रेसिंग फोर्स, जो अब ये दिखाया हमने। तो अगर मैं यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फोर्स का मैं एग्जाम्पल बनाऊँ, तो दैट इज़ नोन एज द म्यू टाइम्स आर। ओके, दिस इज़ द main relation between the frictional force, which is the limiting force, and the coefficient of friction and the pressing force. For example, if mass m of the block मेरे पास है, तो horizontal surface के लिए उसका क्या होगा? मेरे पास pressing force होगी, क्योंकि कांटेक्ट में है मास ब्लॉक का, और उसके साथ उसका मास और उसके साथ ग्रेविटी की वैल्यू r इज़ इक्वल टू एम जी। तो जब r इज़ इक्वल टू एम जी हो गया, तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता कि एफ एस इज़ इक्वल टू म्यू और एम जी? आर की जगह मैंने एम जी लिख दिया। दिस इज़ द रिलेशन। तो अगर आपको कभी न्यूमेरिकल में किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रेसिंग फोर्स का जिक्र हो और वो आपस में कॉन्टैक्ट्स में हो, तो आप वहाँ पे एम जी को सब्सिट्यूट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ आर। ओके, फ्रिक्शन आपको चाहिए ग्राउंड पर वॉक करने के लिए। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। आप ग्राउंड पर वॉक करते हो ताकि आपको फ्रिक्शन महसूस हो। आपको पता है कि आप जो गीला फ्लोर होता है, गीले सरफेस होता है, यानी कि वेट सरफेस होते हैं, अगर आप उन पर शूज़ पहन के चलो तो वो आपको स्मूथ एक इफेक्ट देता है। बिल्कुल, जो एथलीट्स जो होते हैं वो ऐसे स्पेशल शूज़ यूज़ करते हैं जिनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्राउंड ग्रिप होती है, यानी कि वो ग्राउंड के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्रिप उनकी हासिल होती है, ठीक है। सच शूज़ प्रिवेंट, ऐसे जो शूज़ होते हैं उनको स्लिप करने से जब वो भागते हैं प्रिवेंट करते हैं। तो इसका मतलब उनकी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। ऐसे शूज़ की जो उनको प्रिवेंट करते हैं गिरने से, उनकी फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होती है उन शूज़ के अंदर। सो फ्रिक्शन इज़ समवॉट वेरी नेसेसिटी फॉर द वॉकिंग इन द ग्राउंड। ओके, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, सॉरी, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड आपकी फ्रिक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब कुछ आपकी बुक में आई थिंक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यूज़ दी हुई हैं, बट आपको याद नहीं करनी। मैं आपको बोलूँगा कि आप टायर की, रोड की और ग्लास की और रबड़ की आप फ्रिक्शन याद कर लो, जो आपकी फोर्स में वैल्यूज़ दी गई हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वो आपको याद कर लो। टेबल है एक, आई थिंक पेज नंबर आपका है बुक का 73 में एक टेबल है, तो उसमें आप रबड़ की, कंक्रीट की, ग्लास मेटल की, और टायर और रोड की ड्राई, और टायर और रोड की वेट में याद कर लो, और वुड की करनी है तो कर लो, ठीक है। आएगा नहीं पेपर में किसी भी, मगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट दैट। ओके, अच्छा, बुक में आपका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ क्योंकि फ्रिक्शन का टॉपिक हमने अब पढ़ा है तो मैंने आपको इसकी डेरिवेशन समझा दी है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पेज नंबर 74 एंड पेज नंबर 75 को, जिसमें आपका ब्रेकिंग एंड स्किडिंग का कॉन्सेप्ट है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन है, जो कि स्टूडेंट्स खुद अपने पास से नोट्स में बनाते हैं, वो आपको याद करना है, समझना है, रीड करना है। ओके, लास्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं फ्रिक्शन से रिलेटेड, दैट इज़ द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ऐसे कौन से मेथड्स जिनसे मैं फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकता हूँ।
मैंने वही बात कही, रीड करो खुद से हर टॉपिक को। डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद रीड करोगे। ब्रेकिंग एंड स्किडिंग इज़ द टॉपिक एंड दैट यू कैन ईजिली आप उसको अपने तौर पर पढ़ सकते हो। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि व्हील जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है हिस्ट्री के अंदर, वो सब मैं नहीं बताऊंगा, वो आप फ्रिक्शन के टॉपिक में पढ़ोगे। साइकिलिस्ट के आपको टायर्स दिए हुए हैं, बॉल बियरिंग दिया हुआ है, वो सब आप खुद पढ़ोगे। दैट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। बट जो डेरिवेशन जो मैंने ऊपर पढ़ाई थी फ्रिक्शनल फोर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो ये समझाना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो मैंने खुद समझाई आपको बैठ के। ओके, द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग वेज। मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथली, स्लाइडिंग सरफेसेस को आपस में स्मूथ बना लो। ओके, मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स एज अ स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन का मतलब फिश जैसा सरफेस होता है, इस तरीके जो आपस में फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको इस जैसे, आपको पता है एयरप्लेन्स जो होते हैं, एयरप्लेन्स का जो वो होता है बॉडी, दैट इज़ द समवॉट स्ट्रीम लाइन, कि वो फ्रिक्शन को कम करते हैं। कार्स जो हैं आपकी, एरोप्लेन्स जो हैं, वो स्ट्रीम लाइन फेस में होती हैं। दिस इज़ नोन एज अ स्ट्रीम लाइन एंड इट इज़ समवॉट सिमिलर टू द फिश सरफेस, फिश की तरह होती है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन। ओके, तो ये आपके जो है स्मूथ फ्लो ऑफ एयर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें आपका फ्रिक्शन रिड्यूस होती है और एयर रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कम करती है ये चीज़, यानी कि एयर अपोजिशन को। ल्यूब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसेज, ल्यूब्रिकेटिंग का मतलब उनके ऊपर कोई ऐसा ऑयल लगा देना, ऑयल हमेशा फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। सो ल्यूब्रिकेट का मतलब किसी चीज़ के ऊपर वेट सरफेस कर देना, जैसे कि अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर ऑयल लगा दूँ उससे उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगी, ठीक है, तो उसका मतलब ल्यूब्रिकेट कर देना, उसे गीला कर देना। यूजिंग बॉल बेयरिंग्स और रोलर बेयरिंग्स जो हैं आपके, बॉल बेयरिंग्स आपके जो टायर्स के अंदर आई थिंक्स होते हैं, बॉल बेयरिंग्स और रोलर बेयरिंग्स जिनका स्फेरिकल सरफेस होता है, रोलर बेयरिंग्स। क्योंकि आपको पता है जब भी हम किसी चीज़ को, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी किसी चीज़ को मैं रोल करता हूँ, किसी सरफेस के ऊपर रोल करता हूँ, तो रोलिंग जो है हमेशा, रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जैसे नहीं हम बॉल बेयरिंग जो कि रोल करते हैं और रोलर बेयरिंग्स जो कि भी रोल करते हैं, सो रोलर बेयरिंग्स या फिर रोलर फ्रिक्शन, अगर मैं किसी चीज़ को रोल करूँ किसी सरफेस पे, तो उसकी जो फ्रिक्शन है सॉरी कम होगी एज़ कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइड करने से किसी चीज़ को फ्रिक्शन जो है ज़्यादा होती है, मगर रोल करने से किसी चीज़ को स्फेरिकल बॉडी को फ्रिक्शन जो है कम होती है। तो दैट इज़ अगेन द very important concept. So over here till we have studied about the friction topic, and in the next lecture inshallah we'll be gonna starting about the centripetal or the uniform circular motion, और उसके बाद हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। I hope you got all the points.